हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल राजुल बायोलॉजी। आज हम इकोसिस्टम को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। ये जो है विपिन सर के नोट्स से कवर कर रहे हैं, तो इसमें जितना भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है पूरा ऑल टोटल इन नोट्स में दिया हुआ है। देखो सर ने ना पूरे चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैंने कमेंट सेक्शन में मैं लिख दूंगी किस किस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए हैं सर ने। आप उन चैप्टर्स को सर से खुद के वन शॉट के वीडियोज से पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी हम इकोसिस्टम कवर करने वाले हैं। जो इकोसिस्टम है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी होता है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों होगा। जो साइज होती है इकोसिस्टम की वो वेरिएबल होती है, और जो अर्थ है वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। तो वो तीन टाइप के इकोसिस्टम होंगे, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, मैन मेड। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड आते हैं। एक्वाटिक में पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, इस्चुरी आती है। और मैन मेड में से जो क्रॉपलैंड है वो टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, जो एक्वेरियम है वो एक्वाटिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो इंटरेक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का, उसके कारण एक फिजिकल स्ट्रक्चर बन जाता है इकोसिस्टम का, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जो भी एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन से प्लांट्स होंगे उस इकोसिस्टम में। तो प्लांट डिसाइड करते हैं कि कौन से हर्बीवोर्स होंगे, जो हर्बीवोर्स डिसाइड करते हैं कि कौन से कार्निवोर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हम स्पीसीज का कंपोजिशन कैसे पता करेंगे, हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और इन्यूमरेशन करेंगे गिवन स्पीसीज का गिवन इकोसिस्टम के अंदर। देखो हमारे पास क्या होता है ना, सबसे नीचे जो मिलती हैं हमको, आपने भी पता होगा, ग्राउंड लेयर पे हर्ब्स और ग्रासेस मिलती हैं। फिर उससे थोड़े बड़े प्लांट्स श्रब्स मिलते हैं। फिर उससे थोड़े बड़े प्लांट्स मीडियम ट्रीज मिलते हैं। ठीक है, फिर सबसे ऊपर वाले हमको टॉल ट्री की लेयर मिलेगी। तो इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, देखो चार एस्पेक्ट्स होते हैं इकोसिस्टम के। कौन कौन से? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो जो एक आइडियल इकोसिस्टम है ना, उसमें ये चारों एस्पेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, और उनमें जो इंटरेक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन भी होना चाहिए। हम एक एग्जांपल से देखेंगे, एक स्मॉल पॉन्ड के एग्जांपल से ये सारे टर्म हम समझ लेंगे। ठीक है, अब चलो, ये हमारा एक पॉन्ड है, दिख रहा है। इसमें बायोटिक कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं, देखो, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स, सब कुछ होंगे। ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन होंगे? यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन जैसे कुछ एल्गी, फ्लोटिंग, सबमर्ज और मार्जिनल प्लांट्स हमको एजेस पे मिलेंगे। कंज्यूमर्स जो हेटरोट्रॉप्स होंगे वो कौन से होंगे यहाँ पे एक्वाटिक सिस्टम में, पॉन्ड में? जूप्लैंक्टन और फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। जो डिकम्पोजर्स होते हैं फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स। कहाँ पाए जाते हैं? स्पेशली इन बॉटम ऑफ द पॉन्ड। अब जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसमें होता है वाटर। वाटर में क्या होता है, जितने भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो डिजॉल्व होते हैं। सॉइल का डिपोजिशन होता है बॉटम, पॉन्ड के बॉटम पे। जो लाइट आ रही है वो सन से आ रही है। टेम्परेचर, डे लेंथ और दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो रेगुलेट करती है रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। ठीक है, अब हम यहाँ से देखने वाले हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हमको इकोसिस्टम को वर्क कराना है तो कांस्टेंट सोलर एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो प्रोडक्शन किससे डिफाइन करेंगे हम? बायोमास और एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम इसको बायोमास के फॉर्म में देखेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर होता है। देखो अगर प्रोडक्टिविटी निकालें रेट, तो हम उसको टाइम के साथ इंक्लूड कर देंगे, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो जाएगा और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो जाएगा। अब ये एक प्लांट है, सन से एनर्जी आई तो कितना अमाउंट ऑफ बायोमास ये जनरेट कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। एक बार डेफिनेशन रीड कर लो कि अमाउंट ऑफ बायोमास रीजनरेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वाया प्रोड्यूसर वाया फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये भी दो टाइप की होगी, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम बोलते हैं जितना भी ये जो प्लांट ने जितना भी प्रोडक्शन करा ऑर्गेनिक मैटर में, मीन्स GPP ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है वो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन होता है। अब प्लांट को खुद को भी तो एनर्जी चाहिए ना, खुद भी तो कुछ यूज़ करेगा। तो हम जब ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेटरी लॉस हटा दें तो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनती है। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ये जो शीप है इसने पेड़ को खाया, एक तो पेड़ को भी खा लिया और एक तो खुद भी, अब इसको भी तो कोई खाएगा ना। तो उस पर्सन के लिए ये जो ऑर्गेनिक मैटर बन गई है वो हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन प्लांट स्पीसीज इन एन एरिया
उस इस एरिया पे कौन सी स्पीसीज़ है, प्लांट स्पीसीज़ है, उस पर डिपेंड करेगा। और स्पीसीज़ जो खुद डिपेंड करती है एबायोटिक फैक्टर्स पे। जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है बायोस्फीयर की, वो 170 बिलियन टन होती है इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेस्ट, जिसमें से जो हमारे ओशियंस है ना, अर्थ का 70% एरिया कवर करके रखे हैं, वो सिर्फ 55 बिलियन टन दे रहे हैं। और सिर्फ जो लैंड है वो सिर्फ 30% है, उसके बाद भी 115 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन। देखो, अर्थवर्म जो होता है हम उसको फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन और लूजनिंग ऑफ सॉइल में हेल्प करता है। जिस पे वो एक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डेट्राइटस। तो डेट्राइटस इज रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। 5 स्टेप्स में होता है, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो ये जो शुरू की 3 है, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म और लीचिंग, ये तीनों एक साथ होती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये डेट्राइटिवोर जो कि अर्थवर्म, माइट्स वगैरह होंगे, इस डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ेंगे। यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में फ्रेगमेंटेशन, ये इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब सेकंड में क्या होता है, ये जो फ्रेगमेंटेड मैटर है, इसमें से जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो पानी के साथ नीचे चले जाएंगे और वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनएवेलेबल सॉल्ट्स। थर्ड में कैटाबॉलिज्म होगा। इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स होंगे इस डेट्राइटस को और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे। यहाँ पे एंजाइम्स यूज़ हो गए, मीन्स केमिकल चेंज हो गया है। अब हमको इसका ह्यूमिफिकेशन करना है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस। क्या बन गया है, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, जिसको हम ह्यूमस बोल रहे हैं, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के। एंड डिकम्पोजिशन जो है उसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्लो रेट पे होता है। बीइंग कोलॉइडल, ये कोलॉइडल है नेचर में, इसलिए ये एक्ट करता है एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जिसमें हमको मिनरल्स की जब ज़रूरत है हम वो तब रिलीज़ कर सके, इससे मिनरल्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। थर्ड, मिनरलाइजेशन क्या होगा, ये जो ह्यूमस है फर्दर डिग्रेड होगी बाय सम माइक्रोब्स ऑन रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जो भी हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रिलीज हो जाएगा। अब देखो डिकम्पोजिशन कब फास्ट होती है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो, डेट्राइटस रिच हो नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में जैसे शुगर, और वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, जैसे जब टेम्परेचर ज़्यादा है और ह्यूमिड कंडीशन से, ये कंडीशन फेवर करती हैं ग्रोथ ऑफ गुड डिकम्पोजर्स। ठीक है, मतलब फंगल ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो मतलब अच्छे डिकम्पोजर्स और ज़्यादा एक्ट करेंगे डेट्राइटस पे। डिकम्पोजिशन स्लो कब होगी, जब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एनारोबिक कंडीशन, और डेट्राइटस रिच है लिग्निन और काइटिन में, क्योंकि ये जो है डिफ़िकल्ट टू ब्रेक होते हैं, और टेम्परेचर अगर कम है तो भी डिकम्पोजिशन स्लो होगी। अब हम देखेंगे एनर्जी फ्लो। देखो, सिर्फ डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ के सन ही ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे इकोसिस्टम ऑन अर्थ पे। ठीक है, देखो सोलर रेडिएशन जितना भी हमको आ रहा है उसमें भी 50% से कम फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन होता है, जिसको हम पार बोलते हैं। और पार में से भी प्लांट जो है सिर्फ 2 to 10% ही कैप्चर करता है, मतलब वो टोटल सनलाइट का सिर्फ 1 से 5% सनलाइट ही कैप्चर करता है। नोट, एनर्जी जो है फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती है, सन से प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक। क्यों? क्योंकि ये जो है फॉलो कर रही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। फर्दर इकोसिस्टम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी फॉलो करता है। क्यों? देखो, जो इकोसिस्टम है ना वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल पे जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होती जाती है। तो हमको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। जो हमको मॉलिक्यूल्स ज़रूरी है बनाने के लिए, उनको बनाने के लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, और एनर्जी लूज़ होते जाती है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉलो करता है। अब हम यहाँ से समझने वाले हैं ट्रॉपिक लेवल क्या है। देखो, हमने 2 इकोसिस्टम लिए हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिसमें पहले प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स, जो हर्बीवोर्स को खाएंगे वो कार्निवोर्स, और जो इन कार्निवोर्स को खाएंगे वो सेकेंडरी कार्निवोर्स हम उनको बोलते हैं। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स होते हैं। इनके जो कंज्यूमर्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनको फॉक्स और वोल्फ खाएंगे। और जो हमारे टर्शियरी कंज्यूमर हैं वो टाइगर, लायन और लेपर्ड होते हैं। एक्वाटिक सिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होता है, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स। इनके प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे जूप्लैंक्टन एंड मोलस्क। सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे स्मॉल फिशेस, और उनकी जो टर्शियरी कंज्यूमर हैं वो होती हैं लार्ज फिशेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
जो फूड वेब्स बनती हैं हमारी, फूड वेब्स क्यों बनती हैं? क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी होती है अमंग ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है तो हमारी जो है वो एकदम कॉम्प्लेक्स फूड वेब बन जाती है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म कई ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक है। और कॉकरोच और क्रो ओमनीवोर्स हैं, क्योंकि ये तो भाई ओमनीवोर्स है तो ये हर्बीवोर्स जैसे भी एक्ट करेंगे, कार्निवोर्स जैसे भी एक्ट करते हैं। जो हमारी डेट्राइटस फूड चेन है वो बिगिन होती है डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो मेजर एनर्जी कंट्रीब्यूट है। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें हमारी DFC मेजर एनर्जी कंट्रीब्यूट होती है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन प्लेस इन फूड चेन विच इज कॉल्ड देयर ट्रॉपिक लेवल। मीन्स वो ऑर्गेनिज्म की फीडिंग हैबिट कैसी है उसके बेसिस पे उसको एक जगह दी गई है फूड चेन के अंदर, उसी को हम उसका ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। देखो जो हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो टर्शरी कंज्यूमर वो हमारे टॉप लेवल कंज्यूमर्स भी हम उनको बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे डिपेंड करता है अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। एक 10% रूल है जिसको कहती है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। इसीलिए लिमिटेड ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं हर एक फूड चेन में। अब स्टैंडिंग क्रॉप हम किसको बोलते हैं? देखो हर एक ट्रॉपिक लेवल का अपना कुछ मास है ना, लिविंग मटेरियल का अपना कुछ मास है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको जो दूसरा हायर ट्रॉपिक लेवल वाला खाएगा, तो इसी को हम इसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, जिसको हम ड्राई वेट में मेजर करते हैं। और डिकम्पोजर्स जो है किसी भी प्लेस पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखो अब ये एक फिगर बना है जो कि डायरेक्ट NCERT का है। ये सन है, सन से लाइट आई, ये प्लांट्स हैं जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। हीट लॉस हुई, हीट लॉस हर एक लेवल पे होगी। फिर इनको हर्बीवोर वर्म ने खाया, ठीक है। फिर उसको स्पैरो ने खाया जो कि कार्निवोर है। फिर हमारा टॉप कार्निवोर है वल्चर, उसने स्पैरो को खा लिया। जब ये सब मरे तो ये हमारे डेट्राइटिवोर्स हैं, उन्होंने इनको डेट्राइटिस बना दिया और फर्दर उनका डिग्रेडेशन करा और DFC में जो हमारी DFC थी वो चालू हो गई। अब हर एक स्टेप में देखो हमारे हीट का लॉस हुआ है, ठीक। अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। देखो पिरामिड्स के जो ब्रॉड बेस हैं वो ब्रॉड होंगे और जो एपेक्स हैं वो नैरो होते हैं। मोस्ट कॉमन पिरामिड्स होते हैं एनर्जी, बायोमास और नंबर। पहले हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। हमको पता है कि जो नंबर है रैबिट्स का वो बहुत कम होता है ग्रासेस के कंपैरिजन में, इसलिए पिरामिड हमारा देखो अपराइट होगा, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, मतलब टेरेस्ट्रियल। देखो हमको पता है कि जो मास होता है ट्रीज का वो कई गुना ज़्यादा होता है मास ऑफ एनिमल से, इसलिए यहाँ पे भी जो पिरामिड है अपराइट बनेगा। और हम ड्राई वेट लेते हैं kg पर मीटर स्क्वायर में। जो पिरामिड है बायोमास का एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो इन्वर्टेड बनता है, क्यों? क्योंकि मास ऑफ जू प्लैंक्टॉन्स का जो मास है वो ज़्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स को, तो ये फाइटोप्लैंक्टॉन है इनका मास कम है, जू प्लैंक्टॉन्स इनका मास ज़्यादा है, तो ये इन्वर्टेड बनता है। इसका मैंने क्वेश्चन दिया था एक पोस्ट में, कई लोगों ने रॉन्ग किया था, ठीक है, तो यहाँ से देख लो। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट है, क्यों? क्योंकि एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 10% रूल के अकॉर्डिंग हमेशा एनर्जी डिक्रीज होती है। मीन्स अपने जो हायर ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुँचती है। देखो अब डीमेरिट्स क्या होंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, कि ओमनीवोर्स को सिर्फ एक ही ट्रॉपिक लेवल पर रखा गया। फूड वेब इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, इन्होंने बोली फूड चेन होती है जो कि नेचर में ऐसी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और डिकम्पोजर्स के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।